आज गुड आफ्टरनून आप सबको को। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। नाउ आज का विषय हम लोग फिर पिछले क्लास में प्रणाम सर। मैं शुरू करता हूँ। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था रिपोर्टरी के इतिहास को और उसमें डॉक्टर जार के विषय में मैंने आपको बताया था। ये प्रारंभिक इतिहास को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सभी हमें इस बात को बताने में मदद करेगा कि रिपोर्टरी का इस्तेमाल कैसे किया जाए। आज मैं एक ऐसे शख्स के विषय में, ऐसे रिपोर्टोरियन के विषय में आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूँ, जो होम्योपैथी के लिए और डॉक्टर केंट करके, मैं खास करके डॉक्टर केंट का जिक्र करूँगा, इनके लिए ये आधारशिला का या फाउंडेशन स्टोन का नाम लिया जाता है, आधारशिला का नाम लिया जाता है। ये है डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग, ये सॉरी कॉन्स्टेंटाइन लिप्पे, कॉन्स्टेंटाइन लिप्पे, डॉक्टर सी लिप्पे। डॉक्टर सी लिप्पे डॉक्टर एडोल्फ लिप्पे के लड़के हैं। डॉक्टर एडोल्फ लिप्पे का नाम हम लोग बहुत श्रद्धा के साथ लेते हैं। ये डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग, सी हेरिंग के साथ में और उनके समकक्ष हैं, और इनका कंट्रीब्यूशन जो है सो मैथमेटिका के विकास में है। डॉक्टर एडोल्फ लिप्पे और डॉक्टर सी लिप्पे दो नाम है जो कि कभी कभी हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि दोनों एक नाम व्यक्ति हैं या दो व्यक्ति हैं। डॉक्टर सी लिप्पे डॉक्टर ए लिप्पे के पुत्र माने जाते हैं, पुत्र हैं, और इन्होंने अपने पिता डॉक्टर एडोल्फ लिप्पे के मैथमेटिका को और कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग के मैथमेटिका को के आधार पर, और उसके साथ ही डॉक्टर हेनीमैन के मैथमेटिका, अपने पहले के सारे मैथमेटिका और रिपोर्टरी के आधार पर, संकलन के आधार पर एक जो नया रिपोर्टरी का विकास किया, वह हम लोगों के लिए एक फाउंडेशन स्टोन के रूप में जाना जाता है। एक फाउंडेशन कहने का मतलब ये आधारशिला के रूप में जाना जाता है, और डॉक्टर हम लोगों को इसके विषय में जानना चाहिए। कहा जाता है कि कॉन्स्टेंटाइन लिप्पे का नामकरण, नाम जो है, और इनके विषय में इतिहास बहुत कुछ नहीं बताता है, और बहुत कुछ आपको इनके विषय में जानकारी नहीं मिलेगी। और यह एक साइलेंटली इन्होंने जो काम किया है, सारे नाम सभी जगह पर वर्णन, आप अगर गूगल्स में या अपने लिटरेचर्स में किसी महापुरुष के रूप में डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग के खोजने चाहेंगे तो बहुत कम इतिहास मिलेगा, बहुत कम जानकारी मिलेगा। लेकिन एडोल्फ लिप्पे के नाम से, क्योंकि एडोल्फ लिप्पे बहुत ही पॉपुलर प्रैक्टिशनर के रूप में रहे थे, और इनकी कार्यशैली को अध्ययन करने का मौका डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग, ये सब लिप्पे को मिला, सी लिप्पे को मिला, और ये साइलेंट वर्कर के रूप में, शांत वर्कर के रूप में डॉक्टर एक रिपोर्टरी की आधारशिला या नींव का उन्होंने बुनियाद बनाया। और अपने इन्होंने ये जब तैयार कर ही रहे थे, फर्स्ट एडिशन निकलने के बाद में सेकेंड एडिशन के 2 वॉल्यूम निकल चुके थे, तो और प्रिंट में गए, प्रिंट में तो इन्होंने अपने स्वयं अपने किताब को यह नहीं देख पाए, क्योंकि असामयिक मृत्यु इनकी हो गई, और इनका डेथ जो है सो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण हुआ। आप समझ रहे होंगे, फेफड़े में जब पानी हो जाता है, बढ़ जाता है, जो कि चोट लगने के कारण, लड़ाई के मैदान में सिविल वॉर जो हुआ था 20 साल पहले, उस समय इनको चोट लगी थी, और उस चोट लगने के कारण इनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था, और अपने पुस्तक को यह देख नहीं पाए थे, और इन्होंने रिवाइज किया था, सब कुछ किया था, लेकिन इन्होंने इस कंप्लीट वर्क को ये नहीं देख पाए। इनके रिपोर्टरी का जो नामकरण है वह है रिपोर्टरी टू द मोर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ द मैथमेटिका, रिपोर्टरी टू द मोर कैरेक्टरिस्टिक। देखिए, ये ध्यान देने की बात है, सिम्टम्स होना और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होना, दोनों में फर्क होता है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब कि जो इंडिकेट करता है, जिसे इंडिकेट करता है, जैसे दर्द कहना, दर्द से कोई इंडिकेशन नहीं होता है, दर्द से कोई भी आपको
जानकारी नहीं मिलता है। लेकिन दर्द अगर कहेंगे कि जलता हुआ है तो वह एक सूत्र बनता है। दर्द जलता हुआ है और पर्टिकुलर टाइम में होता है तो यह कंप्लीट होता है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स होने के लिए उसके साथ में एडजेक्टिव का, उस शब्द के साथ में एक एडजेक्टिव का प्राय उसका विशेषता जानना पड़ेगा। कैसा होता है, क्यों होता है और कहाँ पर होता है। अगर ये जब तक नहीं करते हैं तो कोई भी लक्षण का कोई महत्व नहीं होता है। इसलिए हमारे जितने भी रिपोर्टोरियन रहे, जितने भी मैथमेटिका वाले लोग रहे, कभी भी उन्होंने कॉमन सिम्टम्स की बात उन्होंने नहीं करी। उन्होंने सभी जगह पर अनकॉमन पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी। और अनकॉमन पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स जो हैं सो अपने आप में महत्वपूर्ण लक्षण हुआ करते हैं, जो कि एक दवा का इंडिकेट करता है, दवा का इंडिकेट करता है। डॉक्टर एडोल्फ लिप्पे जो थे, जो इनके पिताजी थे, वह एलन टाउन में जो रिपोर्टरी था, लोग कहते हैं कि वह उनकी किताब है। यह उनकी किताब नहीं है, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया करते थे, जो कि इंग्लिश में उस समय में पब्लिश हुआ था। और कॉन्स्टेंटाइन जो कि हेरिंग साहब का था, डॉक्टर सी हेरिंग का था, एलन टाउन में जो पब्लिश हुआ था वह सी हेरिंग का था। और उसे पहला इंग्लिश भाषा का, अंग्रेजी भाषा का पहला रिपोर्टरी माना जाता है ना। अंग्रेजी भाषा का पहला रिपोर्टरी है जो कि कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग के द्वारा था। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग और कॉन्स्टेंटाइन लिप्पे, क्योंकि दोनों में सी कॉमन है, दोनों में कॉन्स्टेंटाइन कॉमन है। तो कॉन्स्टेंटाइन लिप्पे का जो है सो वह रिपोर्टरी जो है सो आपको पहले अपनी भाषा में हुआ, बाद में ट्रांसलेशन हुआ है। लेकिन कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग की जो रिपोर्टरी थी वह पहले बार में अंग्रेजी में ही छपा था। ये डॉक्टर लिप्पे की रिपोर्टरी का पहला एडिशन 1879 बोरिक एंड टैफेल के द्वारा निकाला गया। बोरिक एंड टैफेल का नाम आप जानते हैं, ये फिलाडेल्फिया में है, यूएसए में। और इनके द्वारा यह पहली बार इस रिपोर्टरी का आया था, पहला अध्ययन हुआ था। और भारतवर्ष में 1933 में भट्टाचार्य एंड कंपनी कलकत्ता ने पहला इंडियन एडिशन, माने भारतीय संस्करण, पहला भारतीय संस्करण पब्लिश हुआ। और इसके पश्चात बीजेन के द्वारा 1972 में इसके एडिशंस लिए गए। ये हमारा इसके विषय में, फॉर्मेशंस के विषय में हम लोगों की जानकारी है। डॉक्टर लिप्पे के रिपोर्टरी में जो जानकारियां हैं उसके सोर्सेस है, कहाँ से उन्होंने लाया, इसके विषय में डॉक्टर लिप्पे ने लिखा है कि उन्होंने मुख्यतः डॉक्टर जार के रिपोर्टरी का इस्तेमाल किया, डॉक्टर हेरिंग के रिपोर्ट मैथमेटिका का इस्तेमाल किया, गर्नसे का मैथमेटिका का इस्तेमाल किया, बेल्स का जो डायरिया है, बेल्स ने जो डायरिया के ऊपर में जो रिपोर्टरी तैयार किया था उसको लिया था। और एडोल्फ लिप्पे का मैथमेटिका है और बॉनिगेसेंस का सेक्शन है, बॉनिगेसेंस के काम का, बॉनिगेसेंस का थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स है उसके, यानी कि यह एक मिला जुला संकलन है जो कई एक जगह पर संकलित किया गया था। यानी कि डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन लिप्पे ने संकलित करने का काम किया था, कंपाइल करने का काम किया था बहुत सारे सोर्सेस से। और इसके अंदर में 438 पेजेज हैं, 438 पेजेज इस रिपोर्टरी में है। और इसको माना जाता है कि यह इंडेक्स है ना, इंडेक्स है। और सिम्टम्स को ऐसा दिया गया था जिसको कि केवल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपीरियंस के आधार पर, अनुभव के आधार पर, ऐसा नहीं कि प्रूविंग के आधार पर। केवल प्रूविंग ही इसमें नहीं शामिल है, इसके अंदर में एक्सपीरियंसेस भी शामिल है, जो कि एक महत्वपूर्ण बात है हम लोगों को जानने का। इस किताब के 3 भाग हैं, इस रिपोर्टरी के 3 भाग हैं। पहला भाग है प्रीफेस, यानी कि कोई भी प्रस्तावना है ना। दूसरा भाग में रिपोर्टरी दिया गया है, यानी कि इंडेक्स है। और लास्ट में दवाओं का लिस्ट दिया हुआ है ना। तो 3 भाग है, प्रीफेस, रिपोर्टरी और रेमेडी, लिस्ट ऑफ रेमेडी। इसका प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शंस जो है
सो एक चैप्टर में है, कहाँ किसके आधार पर, मेट्रिया मेडिका प्यूरा के आधार पर। मेट्रिया मेडिका प्यूरा में जिस तरह से चैप्टर का वर्णन दिया गया है, दवाओं का जिक्र किया गया है, फ्रॉम माइंड बॉडी ऐसे करके नीचे आता है, उस तरह से किया गया है। और इसके अंदर में टोटल 34 चैप्टर्स हैं। 34 चैप्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द माइंड से लेकर के इसके जो चैप्टर्स हैं वह 34 है और काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर्स माने जाते हैं। इसका जो स्पेशल फीचर है, विशेषता यह है इस रिपोर्टरी का, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता आपको मेंटल सिम्टम्स को दिया गया है। उसके बाद में जनरल सिम्टम्स है और ऑर्डर जो प्रेजेंटेशंस जो है उसमें मेंटल ऊपर में है, उसके नीचे में जनरल है और उसके नीचे में फिजिकल पार्टिकुलर है। बहुत समय तक यह पुस्तक अनपब्लिश्ड रहा। इसके काम हम लोगों को, बहुत लोगों ने अध्ययन नहीं कर पाए। यह वास्तव में इसको इंस्टिंक्ट यानी कहते हैं कि जो खत्म हो गया है वो उस तरह का रिपोर्टरी के रूप में, लेकिन हाल में बीजैन के द्वारा जो पब्लिश किया गया, यह एक हम लोगों के लिए और हिस्टोरियन के लिए, रिसर्च करने वाले के लिए और प्रैक्टिशनर्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स का संकलन हम लोगों के पास में हाथ लगा। तो यह एक हम लोग पब्लिशर्स का, बीजैन पब्लिशर्स का धन्यवाद भी ज्ञापन करना चाहूँगा हम लोग कि हम लोगों ने इस किताब को हम लोगों को पास में उपलब्ध कराया गया। इस रिपोर्टरी को माना जाता है कि यह केंट के रिपोर्टरी का प्रीकर्सर है, यानी कि केंट का रिपोर्टरी जो है इसकी बुनियाद इसी रिपोर्टरी के आधार पर है। और केंट ने भी अपने इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वह पहली बार आपको लिप्पे के रिपोर्टरी से लेने का प्रयास किया। और थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स जो है, थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स जो है बॉनी गिसेंस का, इसका भी इस्तेमाल इसके अंदर में आप देखते हैं। तो एक बात को हम लोगों को रखना चाहिए कि केंट रिपोर्टरी का प्रीकर्सर रिपोर्टरी, यानी कि केंट रिपोर्टरी जो संकलन है, उस संकलन का जो आधारशिला है आपको शुरू हो गया था डॉक्टर लिप्पे के समय से ही। और लिप्पे का आधारशिला क्या है? डॉक्टर जार्स, डॉक्टर एडोल्फ लिप्पे, डॉक्टर बॉनी गिसेंस, ये माने सभी रिपोर्टरी एक दूसरे से लिंक है। आज जब आप देखिएगा कि रिपोर्टरी का स्थान जो है सिंथेसिस में हम लोग आ चुके हैं। हमारे साथ में आज सबसे एडवांस्ड रिपोर्टरी है हम लोगों के पास में सिंथेसिस। ये सभी आज इस रूप में हम लोगों को दिखलाई नहीं पड़ता। अगर हम लोग इस रूप में इसे देख नहीं पाते और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों को नहीं हो पाता अगर यह बुनियाद उस समय में डॉक्टर जार के द्वारा, डॉक्टर बॉनी गिसेंस के द्वारा, डॉक्टर लिप्पे के द्वारा किया गया होता। यह हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, महत्वपूर्ण जानकारी है। यह बुनियादी रिपोर्टरी है और जहाँ की आपको सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्सेस ऑफ ऐसे लोगों का सोर्स है जो अपना जीवन को होम्योपैथी के लिए दान समर्पित कर चुके थे। तो समर्पित लोगों का जीवन के आधार पर उनके अनुभवों को हम लोगों के सामने में इन रिपोर्टरी के माध्यम से देखा जा रहा है। इस किताब के अंदर में आपको 602 दवा जो उस समय तक उपलब्ध हो पाए थे, डॉक्टर केंट ने भी कुछ दवाओं का एडिशन किया है, लेकिन 602 दवा के जो सिम्टम्स है, बेसिक सिम्टम्स है, आपको लिप्पे के रिपोर्टरी से लिया गया है। इसका जो लॉजिक है, प्रेजेंटेशन कैसे ये लिखा गया है, कहा जाता है जनरल टू पर्टिकुलर, है ना, जनरल टू पर्टिकुलर, जनरल से पर्टिकुलर। जनरल का मतलब क्या? वैसे लक्षण जो व्यापक हो, शरीर पर व्यापक रूप से दिखलाई पड़ता हो, सभी जगह पर दिखलाई पड़ता हो, उसे हम लोग जनरल सिम्टम्स कहते हैं। जैसे पेशेंट को अगर दर्द है कहीं पर तो सभी उस दर्द का मॉडलिटी शरीर के विभिन्न स्थानों पर होने के बावजूद भी मॉडलिटी एक होगा, दर्द का सेंसेशन एक होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग जनरल सिम्टम्स कहते हैं, जो कि सभी जगह पर एक ही जैसा दिखलाई पड़ता है या एक
तरीका होता है जनरल सिम्टम्स को पहचानने का। दूसरा सिम्टम्स पेशेंट उसे स्वयं आई के रूप से कहता है, आई एम सफरिंग। जब आई की बात करे तो वह जनरल सिम्टम्स की होती है। मेरा हाथ की बात करें तो यह पर्टिकुलर सिम्टम्स होता है। तो छात्रों, यह आई और माई का चक्र बहुत बड़ा है। मैं कौन हूं और मेरा कौन है, मैं कौन हूं और मेरा कौन है, मैं स्वयं हूं, है ना। और हम लोग जब होम्योपैथी की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा आई की बात किया करते हैं, जनरल सिम्टम्स का, और उसके बाद ही मेरा का स्थान आता है। तो हम लोग जब रोगी को आकलन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उस समय में हम लोग जनरल सिम्टम्स को निकालने का प्रयास करते हैं और उस जनरल के साथ में पर्टिकुलर का समावेश करके हम एक टोटलिटी को एस्टैब्लिश करते हैं। टोटलिटी क्या है? एक जनरल और पर्टिकुलर का अरेंजमेंट है कि किस तरह से वह अरेंज्ड है। कुछ पर्टिकुलर जो होते हैं तो जनरल के आधार पर होते हैं, जनरली होते हैं, उन्हें लेने की आवश्यकता नहीं होती है, उनको लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कुछ पर्टिकुलर ऐसे होते हैं कि जो जनरल के विरोधी होते हैं, तो हमें उन्हीं पर्टिकुलर को लेना पड़ता है जो जनरल से विरोधी है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जब आप बनाते हैं तो आप उस पर्टिकुलर सिम्टम्स को लेते हैं जो जनरल सिम्टम्स से अलग हो। अगर जनरल सिम्टम्स में कहता है कि ठंडा से अच्छा लगता है, रोगी कहता है कि मेरा दर्द जो है सो ठंडा से अच्छा, हाथ का दर्द ठंडा से अच्छा लगता है, इसे लेने की आवश्यकता नहीं है। रोगी कहता है कि मुझे ठंडा अच्छा लगता है और रोगी कहता है कि मेरा पैर का दर्द जो है सो गर्म से आराम मिलता है, तो ये से लेने की आवश्यकता होगी। बात समझ रहे हैं ना आप लोग कि किस लक्षण को लेना चाहिए, किस लक्षण को नहीं लेना चाहिए, इसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, ध्यान देकर के सुनना पड़ेगा रोगी कौन है और उसके अंदर में जो प्रभाव है कष्टकारी वह विपरीत कौन है। इस डिफ्रेंसिएशन को समझ करके हम लोग इस लक्षणों का आकलन कर सकते हैं। तो छात्रों, मैंने बताया इसका जो लॉजिक जो है सो फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर है, फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर है। और इसमें माइंड एंड जनरलिटी चैप्टर बहुत प्रमुख है। सबसे पहला माइंड है और अंतिम जनरल है, जो कि आप केंट में भी देखते होंगे और बाकी सभी रिपोर्टरी में आप देखते होंगे कि पहला चैप्टर आपको माइंड है और अंतिम चैप्टर जनरल है और बीच में आपको पर्टिकुलर चैप्टर्स को डाला गया है। इसके अंदर में जो दवा है उनके ग्रेडेशन किए गए हैं। डॉक्टर जास के रिपोर्टरी में आपने ग्रेडेशन नहीं देखा था, लेकिन अब तक लोगों का अनुभव आना शुरू हो गया। अब तक लोगों का अनुभव आना शुरू हो गया। लोग बताने लगे कि इस दवा से मुझे ये लाभ होता है। डॉक्टर अनुभव करने लगे कि कौन सा दवा कौन से लक्षण में ज्यादा कारगर हो रहा है। तो उसके आधार पर लक्षणों का ग्रेडिंग किया जाने लगा, रूब्रिक्स का ग्रेडिंग किया जाने लगा। और इसके अंदर में आप देखिएगा 2 ग्रेड है, इटैलिक्स और रोमन 2। अभी कन्फर्मेशन की बात नहीं आ रही है। केंट के रिपोर्टरी में आइएगा तो 3 ग्रेड आपको नजर आएगा, बॉनिगेसेंस के रिपोर्टरी में आइएगा तो 5 ग्रेड नजर आएगा, लेकिन इस रिपोर्टरी में केवल 2 ग्रेड है। 2 ग्रेड क्यों? क्योंकि यह प्रारंभिक इंफॉर्मेशन है, बहुत ही अधूरा इंफॉर्मेशन के आधार पर रिपोर्टरी का कंस्ट्रक्शन हुआ है, इसलिए 2। पहले 1 था जार में, लिपे में 2 हुआ, बॉनिगेसेंस में 5 हुआ, 5 को डॉक्टर केंट ने 3 किया और आज के आधुनिक रिपोर्टरी में आप 4 ग्रेडिंग देखते हैं। 4 ग्रेडिंग, 3 ग्रेडिंग तो पुराना है केंट का, 4था ग्रेडिंग है वह पर्सनल इंफॉर्मेशन है। आपको सिंथेसिस रिपोर्टरी में, सिंथेटिक रिपोर्टरी में 4 ग्रेडिंग है। लाल रंग से दिखलाई पड़ता होगा दवा, है ना, या बहुत ही बोल्ड में लिखा हुआ होगा, किताब के फॉर्म में होगा, ब्लैक एंड व्हाइट में तो बहुत ही बोल्ड होगा, और अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे होंगे तो उसे लाल से जिक्र किया गया होगा, तो वह 4th ग्रेडिंग है। तो छात्रों, ये बात को भी जानना होगा कि दवाओं का ग्रेडिंग भी किया जाता है। यह ग्रेडिंग हम लोगों का आत्मविश्वास है। ग्रेडिंग यह नहीं है कि इसमें बहुत अच्छा काम करता है, इसमें अच्छा काम करता है। यह लोगों का उसके प्रति एक विश्वास है, कंफर्मेशन है। यहाँ पर कई लोगों ने इस लक्षण को कार्य करते, इस लक्षण में इस दवा को कार्य करते हुए देखा। यही है कॉन्फिडेंस, और यह कॉन्फिडेंस हम लोगों को दवा के सिलेक्शन में और दवा के चुनाव करते समय में हम लोगों को मदद करता है।
और इसे सिस्टमिक रिपोर्टराइजेशन के रूप में और रेफरेंस वर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रिपोर्टरी का हम लोग सिस्टमिक रिपोर्टराइजेशन क्या है, जहाँ की आप संपूर्ण लक्षणों के टोटलिटी लेते हैं और उसमें टोटलिटी का कंस्टिट्यूट करते हैं, उसे हम लोग सिस्टमिक रिपोर्टराइजेशन कहते हैं। कुछ रैंडम रिपोर्टराइजेशन होता है, जैसे कि अभी आपको एक्यूट क्लिनिक में बैठना पड़ता होगा। अगर आप क्लिनिक में बैठते हैं, वहाँ पर एक्यूट पेशेंट आते होंगे, डे टू डे पेशेंट आते होंगे, तो वहाँ पर हम सिस्टमिक रिपोर्टराइजेशन नहीं कर पाते हैं। वहाँ पर हमें कुछ अपना एक रोग के आधार पर 2 या 3 लक्षण को लेकर के 4 लक्षण को, लेकिन कभी भी एक नहीं, 2 लक्षण, 3 लक्षण, 4 लक्षण, 5 लक्षण को लेकर के एक बनाते हैं, जिसको रैंडम रिपोर्टराइजेशन कहते हैं, जिसको कि शॉर्ट रिपोर्टराइजेशन कहते हैं। उसके आधार पर रीजनल रिपोर्टराइजेशन कहते हैं। उस रिपोर्टराइजेशन मेथड को यूज करते हैं। लेकिन ये सिस्टमिक रिपोर्टराइजेशन की प्राथमिकता डॉक्टर हैनीमैन की रही है। हैनीमैन कहते थे कि इट इज द पेशेंट हु इज सिक एंड नॉट हिज पेशेंट। सो वी हैव टू फाइंड आउट, हमको खोजना पड़ेगा कि रोगी का रिपोर्टराइजेशन कैसे किया जाए, और रोगी का रिपोर्टराइजेशन करने के लिए उसके सारे सिस्टम को मिला करके एक करना पड़ेगा, और उसके आधार पर आपका यह रिपोर्टराइजेशन कंप्लीट हो सकता है। तो छात्रों, इस रिपोर्टरी का इस्तेमाल हम लोग शुरू कर चुके हैं, हम लोग प्रारंभ हो चुका है कि हम लोग सिस्टमिक रिपोर्टराइजेशन हम लोग यहाँ पर अब करना प्रारंभ कर दिए हैं। साथ ही इसे फ्यूचर रेफरेंस वर्क के लिए काम में लाया जाता है। जब आप किसी दवा का संकलन पढ़ते होते हैं तो उस समय आपको कंपेयर करने के लिए रेफरेंस की जरूरत होती है, तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और ये जो है, इसका आधार को हम लोग कहते हैं डिडक्टिव लॉजिक। 2 तरह के लॉजिक होते हैं, इंडक्टिव लॉजिक और डिडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव लॉजिक आप साइकोलॉजी में के पढ़ाई फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होंगे। ये लॉजिक क्या होता है? लॉजिक होता है तर्क विज्ञान। तर्क विज्ञान में क्या होता है कि हम लोग कोई बड़े अध्ययन से एक छोटे अध्ययन के पास में पहुंचते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, है ना। किसी एक अपना अध्ययन करने के पश्चात पहुंचते हैं। तो उसके 2 तरीके होते हैं, एक इंडक्टिव होते, इंड्यूस किया जाता है, एक डिड्यूस किया जाता है। तो ये जो रिपोर्टरी है, यह डिडक्टिव लॉजिक के आधार पर बना हुआ है, और इसमें डिफरेंट सेक्शंस इसके अंदर में दिया गया है। और कई एक जगह पर, चूंकि ये शुरुआती दौर पर है, तो आप इसमें एक थोड़ी सी भिन्नताएं पाएंगे कि डिडक्टिव और इंडक्टिव का मिश्रण है। यानी कि कहीं पर उन्होंने जनरलाइज करने का कोशिश किया, जनरलाइज कर पाए, नहीं कर पाए, उसको एज इट इज ले दिए। और ऐसा भी देखा गया है कि अरेंजमेंट जो है सो कंप्लीट सेंटेंस के फॉर्म में कहीं पर है, कहीं पर रूब्रिक्स के फॉर्म में है। ऐसा क्यों है? रूब्रिक्स होता है, रूब्रिक्स बहुत ही कॉन्साइंस इंफॉर्मेशन होता है, जो कि 1 या 2 वर्ड का होता है। 1 से ज्यादा वर्ड देने का कोशिश ही नहीं किया जाता है, लेकिन कभी कभी 2 वर्ड में समाहित होता है। लेकिन जब आप पूरे अपनी बातों को एक शब्द में, 2 शब्द में नहीं कह पाते हैं, तो सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो यह एक दौर था, डॉक्टर लिप्पे के समय का एक दौर था, जहाँ की सिम्टम्स को रूब्रिक्स की भाषा में कन्वर्ट किया जा रहा था, और जितना कन्वर्ट हो चुका, उस रूब्रिक्स को इस रिपोर्टरी में इस्तेमाल किया गया। जो यूज कन्वर्ट नहीं हो सका, उसे सेंटेंस के रूप में ही यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। तो छात्रों, एक चीज का आपको जानकारी मैं ये बताना चाहूँगा, इस रिपोर्टरी के अंदर में आपको रूब्रिक्स भी है और सेंटेंस भी है। यानी कि कुछ सेंटेंस में सिम्टम्स नजर आएंगे, और कुछ सिम्टम्स जो हैं तो आपको रूब्रिक्स में नजर आएंगे, जो को रिपोर्टोरियल लैंग्वेज किसको कहते हैं? रूब्रिक्स को कहते हैं। रिपोर्टोरियल लैंग्वेज हम लोग रूब्रिक्स को कहते हैं। सिम्टम्स कहते हैं मैथमेटिका के लैंग्वेज को, ठीक है ना। तो ये मैथमेटिका के लैंग्वेज को रिपोर्टोरियल लैंग्वेज में पूरी तरह से कंप्लीट इसके अंदर में आपको नहीं दिखलाई पड़ेगा। और एक चीज और है, इस रिपोर्टरी में हर एक चीज का, हर एक चैप्टर का, जैसे 34 चैप्टर मैंने बताया, हर एक चैप्टर का अरेंजमेंट
जनरलिटीज के हिसाब से देने का प्रयास किया गया है और अल्फाबेटिकल प्रेजेंटेशन है, अल्फाबेटिकल प्रेजेंटेशन है और इसको शुरुआत में देने की गई है और सेपरेट रिपोर्टरी यहाँ के रूप में डाला गया है। तो जैसे पेन है तो पेन आप जनरल में भी देखिएगा और पेन अगर हेड में है तो हेड में भी देखिएगा, स्टोमक में है तो स्टोमक में भी देखिएगा, एब्डोमेन में देखिएगा। लेकिन स्टोमक के जो पेन है, स्टोमक के पेन है उसके अंदर में कुछ पर्टिकुलर पेन दिखलाई पड़ेगा और जनरलिटी चैप्टर में वह पर्टिकुलर पेन नहीं दिखलाई पड़ेगा। तो खोजने का तरीका भी है। अगर मान लो कि पेशेंट के जनरल सिम्टम्स को निकालने में आप सक्षम ना हुए हो तो आपको घबराने की बात नहीं है। आप पर्टिकुलर सिम्टम्स के आधार पर जब इकट्ठा करेंगे तो आपको ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है, थोड़ा सा अभ्यास की जरूरत है। ये मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स आप जानते हो बिना अभ्यास के नहीं होता है, अभ्यास करना पड़ता है और अभ्यास करोगे जितना ज़्यादा मैथमेटिशियन बनोगे वो उस तरह का। तो रिपोर्टरी को हम लोग कहते हैं रिपोर्टरी ये मैथमेटिकल लैंग्वेज इट प्रोवाइड, ये हमको मैथमेटिक्स होता है। मैथमेटिका को मैथमेटिक्स के तरीके से जोड़ करके और घटा करके हम लक्षणों को निकालते हैं और लक्षण का एक पेशेंट का एक पोर्ट्रेट बनाते हैं और वो हम लोगों का एक रूब्रिक्स बन पाता है। रूब्रिक्स के जो टेम्परामेंट है, टेम्परामेंट आप लोग समझ रहे हैं। टेम्परामेंट मतलब कि जैसे मिजाज की बात करते हैं, इसके अंदर में दिया गया है अल्फाबेटिकली। और एक खामी इसके अंदर में क्या है जो कि केंट में आप देखोगे कि सभी मेंटल रूब्रिक्स को एक जगह, जहाँ केंट में भी है कि कुछ मेंटल रूब्रिक्स आपको पर्टिकुलर चैप्टर में है, लेकिन यहाँ पर अधिकतर जो है मेंटल सिम्टम्स हैं आपको जनरल चैप्टर में, यानी कि मेंटल चैप्टर बहुत बृहत नहीं है, मेंटल चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है। यहाँ पर जनरलिटीज का जैसे कैप्रोफेल्जिया, कॉन्ट्रडिक्शंस स्टूल बिफोर, है ना, ये मेंटल सिम्टम्स है। कैप्रोफेल्जिया, क्या करें जाए नहीं जाए, ये मेंटल सिम्टम्स को कैप्रोफेल्जिया कहते हैं। तो ये लक्षण लैटिन लगा हुआ है, अब मन में है कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कैप्रोफेल्जिया कॉन्ट्रडिक्शंस स्टूल बिफोर, है ना। ये कैप्रोफेल्जिया क्या हुआ, ये मेंटल सिम्टम्स हुआ, ये इसको उन्होंने स्टूल में ही डाल दिया है। इसी तरह से और भी कई एक लक्षण है जहाँ की जो कि मेंटल सिम्टम्स जो है सो आप पर्टिकुलर सिम्टम्स के साथ में है नहीं अलग किया जा सका है, यह इसका एक लिमिटेशंस है। दूसरा, जेनरलिटीज सेक्शन में मॉडलिटीज, ऑब्जर्वेशंस और एम्बुलेशंस का जो है सो थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स के आधार पर है। थेराप्यूटिक पॉकेट बुक्स के आधार पर जेनरलिटीज का मॉडलिटी है। और एक चीज और है जो मैं इसके खामी, इसके डिमेरिट्स के रूप में मैं कहूँगा कि जो कि बात वह उनका लिमिटेशंस, डिमेरिट्स ना कह के लिमिटेशंस कह सकता हूँ कि उनके जो ऑर्डर है, प्रेजेंटेशंस है, वह सभी जगह पर यूनिफॉर्म नहीं है, जो कि केंट ने बाद में बहुत कुछ यूनिफॉर्मिटी किया। तो केंट ने तो लिया डाटा, लेकिन केंट ने यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी एस्टैब्लिश किया। सो यूनिफॉर्मिटी एस्टैब्लिश करना और रिपोर्टरी आगे चलते चलते आज के समय में एक ऐसा फ्लैट यूनिफॉर्म सिस्टम बनता चला जा रहा है जिसके बिना आप होम्योपैथिक प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। अगर करने का प्रयास करते हैं तो वह होम्योपैथी नहीं कहलाएगा। होम्योपैथी का प्रैक्टिस जो है सो बिना आपके इंस्ट्रूमेंट के, रिपोर्टरी जैसे टूल्स के होम्योपैथी का प्रैक्टिस एक असंभव सा प्रतीत होता है। मेरा दिमाग इतना बड़ा नहीं है कि हम सभी कुछ को एक साथ रख लें, और अगर है भी तो हम सभी चीज को एक साथ निकाल करके ले आए, यह संभव मनुष्य जाति के लिए अभी तक संभव नहीं है। आज हम कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? सभी क्षेत्र में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्या हमें होम्योपैथी में कंप्यूटर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो छात्रों, हम लोगों का समय पूरा हो रहा है आज के क्लास का। मैं आज के क्लास में यह संदेश दे रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ कि हम लोगों ने जो हमारे पूर्वजों ने, मैं इसको अपना पूर्वज ही मानूंगा, कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग के अथक प्रयास को केंट ने आगे बढ़ाया, केंट के प्रयास को आगे आने वाले लोगों ने बढ़ाया। आज
वर्तमान में बहुत सारे लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं और यह एक निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है। अगर आप भी चाहते हो इस प्रक्रिया में जुड़ो तो इस यात्रा में शामिल हो जाओ, रिपोर्टरी के यात्रा में शामिल हो जाओ, मैथमेटिका के यात्रा में शामिल हो जाओ। आपको होम्योपैथी में अंदर में एक नया जीवन दिखलाई पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं आज का यह लेक्चर समाप्त करता हूँ।